कोई कार्यक्रम हो रहा होगा तो जवान जी ने कहा यहाँ सरपंच साहब हैं, और मैंने कहा चलो, अपनों के पास में कोई निमंत्रण की जरूरत थोड़ी होती है। रणभूमि में कौन किसी को निमंत्रण देता है? जिसका खून खोलता है हो जाता है। तो आप लोगों के बीच में आकर के मुझे अच्छा लगा, और सबसे पहले जोर से बोलोगे जय जोहार, जय 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 जोहार, जोर से तो बोलो यार। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। जोहार शब्द का मतलब है प्रकृति के बीच रहकर प्रकृति का संरक्षण करने वाले, समानता के पक्षधर, बहादुर, साहसी और अपनी जान देकर के भी प्रकृति की रक्षा करने वाले ऐसे लोगों का शब्द है जय जोहार। इसको गर्व से कहा करो। हम फलाने पूछ रहे तो गर्व से बहुत कहते रहते हैं, लेकिन जो शब्द हमें कहना चाहिए, शब्दों की बहुत बड़ी ताकत होती है जो आपको पहचाननी होगी। हम केवल धरती की या भारत माता की जय नहीं करते, हम उस प्रकृति की जय करते हैं। भारत की माता है वो तो केवल एक सीमा में बंधी हुई है, भारत की सीमा है वहीं तक भारत माता है। लेकिन जय जोहार का मतलब है विश्व का पूरे का कल्याण। हम छोटे मोटे लोग थोड़ी हैं, हम तो सभी का कल्याण चाहते हैं। केवल भारत का कल्याण होने से क्या होगा? हम तो सभी मानव जाति का कल्याण चाहने वाले, समानतावादी और सहकारिता के पक्षधर लोग हैं। इसलिए अपने इस नारे को बड़ी बुलंद आवाज से बोला करें। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो समाज कभी इतिहास नहीं लिख सकता है। तो आप लोग सबसे पहले अपने इतिहास को जानें। मैं गर्व के साथ ये बात आप लोगों को कह रही हूं कि जिस कौम के अंदर एकलव्य और कालीबाई जैसे विद्यार्थी पैदा हुए, वो कौम आज शिक्षा से पिछड़ी हुई क्यों है? अगर ये कौम पहले भी कायर कमजोर होती, गवार होती, तो कालीबाई और एकलव्य जैसे शिष्य वहां पैदा नहीं होते। तो इस कौम में ऐसे शिष्य पैदा हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग शिक्षा और साहस के लिए हमेशा से अग्रणी रहे हो। आज आपको आपका इतिहास कहीं ना कहीं पता नहीं है, इसलिए आप लोगों को लगता है। मैं जब भी इधर से गुजरती हूँ, देखती हूँ, तो लोगों के चेहरे पर एक ओज नहीं है, एक उत्साह नहीं है, एक जुनून नहीं है, बुझे हुए चेहरे हैं। बुझे हुए दीपक न काम आते हैं और न ही बुझे हुए चेहरे काम आते हैं। इसलिए अपने आंखों के अंदर एक चिंगारी पैदा करो। तुम शेरों के साथ रहने वाले लोग हो, शेरों से आंख मिलाने की औकात हर किसी की नहीं होती है। आप अपनी ताकत को भूले हुए बैठे हो, इसलिए आप लोगों की ये दुर्गति है, और इसका कोई दूसरा कोई कारण नहीं। आप स्वयं आपकी शक्ति को भूले हो, यही इसका कारण है। इसलिए केवल 365 दिन में इस 9 तारीख को मत जागिए। 365 दिन अपनी उन्नति के लिए, अपने समाज की प्रगति के लिए और अपने जल, जंगल, जमीन और संरक्षण के लिए आपको 365 दिन काम करना चाहिए। ऐसा मैं आज इस पवित्र दिन के आप लोगों का आह्वान करती हूँ। क्या होगा एक दिन इस तरह से कर लेने से? आप बताइए कि क्या 365 दिन में से एक दिन हा हुला करके अपने आप को साबित करने से कुछ होगा? नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है कि आज मैंने सुबह 5 बजे जब उठी थी, वॉक के लिए गई तो देखा कि बच्चों में इतना जुनून है कि 5 बजे बाइकें ले करके इधर से उधर, उधर से उधर जा रहे हैं बन्नाटे से। आप सभी बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ये जरूरत है इस बात की कि आप लोग इन बच्चों को मार्ग दिखाओ। हमें नशे से दूर रह करके, अन्य किसी भी प्रकार के हुड़दंग से दूर रह करके हमें केवल एक बात के लिए काम करना है, और वो है हमारे अधिकार। आज हमको नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, इसलिए चंद सालों में मिले हुए हमारे अधिकारों की एरिया के एरिया नथुखेरिया भी उसकी समीक्षा की बात कर देता है। हर कोई उन पर टिप्पणी कर देता है। मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि 2,500-3 हजार साल का हिसाब हमें कौन देगा? उसकी समीक्षा क्यों नहीं होती? हमारे इन चंद सालों में मिले हुए अधिकारों की समीक्षा करने की बात हर कोई करता है, क्योंकि हम कमजोर हो चुके हैं, और कमजोर लोगों के बारे में हर कोई टिक्का टिप्पणी कर देता है। वरना आप करके दिखाओ टिक्का टिप्पणी किसी के ऊपर, उनको तुरंत पता नहीं कहीं का कहीं लिंक जोड़ करके और फलाना विरोधी, ढीकड़ा विरोधी कह देते हैं।
हमें संगठित होकर के ही हमारे महापुरुषों की आज कसम लीजिए इन सभी महापुरुषों की कि हम दबंगाई से जिएंगे, बिना मतलब का संघर्ष करेंगे नहीं और हमारे अधिकारों को खत्म करने की बात करेगा उसको बख्शेंगे नहीं, वो चाहे कोई भी हो, सत्ता हो चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, वो हमारे अधिकारों से ऊपर कोई भी नहीं है। केवल भारत का संविधान हमसे ऊपर है, बाकी सब हमसे नीचे है। इसलिए हमारे अधिकारों की समीक्षा करने की बात, ये अधिकार हम किसी को नहीं देते हैं, ये केवल भारत का संविधान कर सकता है। और ये बात हमें पता नहीं है, इसलिए कोई भी टिप्पणी करता है और हम सुनते रहते हैं, बहुत जगह पे सुनते हैं आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। क्यों? आरक्षण के जनक कौन है? हम तो नहीं थे, हम तो समानतावादी लोग थे। क्यों हम लोगों को हमारे अधिकारों से वंचित करके खुद के लिए स्वघोषित आरक्षण किया गया था? मुझे नहीं डर लगता, ये नौकरी आज जाती कल जाए, मेरा इतना बड़ा समाज है, बच्चे कमा के खा लेंगे और मैं छोड़ के नौकरी और समाज के लिए निकल दूंगी। मुझे काजू बादाम नहीं चाहिए, मेरे समाज के पास मिर्च रोटी तो है, वो मुझे भी मिल जाएगी। इसलिए ये मुझे डराने की कोशिश न करें ये सरकारें, मुझे धमकाने की कोशिश न करें ये संगठन। मैं आपकी चिंगारी हूँ, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेटी और बिरसा मुंडा की बेटी हूँ, मैं कालीबाई की संतान हूँ। मेरे हाथ में हंसिए की जरूरत नहीं, मेरे दिमाग में शिक्षा की तलवार है। इसलिए मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं और न ही मुझे डराने की कोई हिमाकत करे, कोई औकात करे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब से इस क्षेत्र में आई हूँ तब से लोगों के ऐसा लगता है कि मैं एक अधिकारी के पद पे नहीं बैठ करके इनके छाती पे बैठी हूँ। क्यों डर लगता है एक जागृत महिला से ऐसा? अरे मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कायर लोगों कि तुम्हें क्यों डर लगता है एक जागृत महिला से? जिस दिन मेरे समाज की ये सारी बेटियां जागृत हो जाएंगी तो तुम कहां जाओगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि कहां जाओगे? इसलिए मेरी बेटियों, आलतू फालतू वक्त मत जाया करो, ये सिंगड़ार, ये रंग रोगन, ये सब मत कीजिए। अपने अधिकारों को, अपने समाज को मजबूत करने के लिए रात दिन काम करिए। और मैं फिर एक बार कहती हूँ कि जो लोग लीडर होते हैं उनके अधिकारों को कुचल दिया जाता है, उनको खुद को कुचल दिया जाता है, और जो ताकतवर लोग होते हैं उनकी बात करने में भी लोगों को डर लगता है। अपने अंदर ऐसा मादा पैदा करना होगा कि आप लोगों को तो कुचलने की बात ही क्या, आपके अधिकारों को कुचलने की बात करने से पहले लोग 10 बार सोचने चाहिए। संख्या हमारी है और डर हमी में सबसे ज्यादा है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जानकारी के अभाव में, अपने इतिहास की जानकारी के अभाव में हम लोग निरीह बनते फिरते हैं। ये देश हमारा है, इसके ऊपर हमारा अधिकार तो छोड़ो, हम इस पे शासक वर्ग हैं। ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि जाओ और अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासन करती जमात है। मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूँ, मैं मेरे महान पुरखे की कही हुई महान बात कह रही हूँ। जिस समय उन्होंने हमें ये बात कही उस समय तो हमारे घर भी नहीं थे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही कि जाओ और तुम्हारे घरों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। आज हम इतने लोग होकर के भी क्यों डरते हैं? और मैं इस मंच के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों से आह्वान करना चाहती हूँ कि अगर इस समाज की दुर्गति का दूसरा कोई कारण है तो वो तुम हो। क्योंकि तुम्हें ट्रांसफर से इतनी बड़ी मौत से डर नहीं लगता तुम्हें, लेकिन तुम्हें ट्रांसफर से डर लगता है। कब तक तुम ट्रांसफर से डरते रहोगे? डरने की कतई जरूरत नहीं है। मैं आज आप लोगों के बीच 700 किलोमीटर में हूँ, क्या मुझे खतरा है? क्या आप लोग मेरे को किसी भी प्रकार की खरोंच पे आने दोगे? नहीं। तो फिर आपको क्यों डर लगता है? क्योंकि हम संख्या हमारी ज्यादा है, तो गली में, कोटली में, डूंगर पे, तलहटी में, जहां पे जाएंगे हमें हमारा समाज मिलेगा और अपने समाज में के पास में जाने का काहे का डर है? अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो कि अच्छा हुआ मेरा ट्रांसफर हुआ, आज मैं यहाँ था, अब आज मैं यहाँ के भाइयों से मिलूंगा और मैं मेरे समाज को संगठित करने का काम करूंगा।
कायर मत बनिए। और पढ़ा लिखा वर्ग अगर कायर हो जाएगा तो उसे समाज की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि ट्रांसफर से डरने वाले लोगों, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। शर्म आती है ये कहते हुए। तुम किस लिए पढ़े थे? तुमने समाज का सर्टिफिकेट दिखा दिखा करके तुमने नौकरियां ली, और जब समाज के लिए लड़ने की बारी आती है तो तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चे प्यारे हो जाते हैं और ये समाज की तुम्हें कोई परवाह नहीं होती है। तो मैं आह्वान करना चाहती हूँ पढ़े लिखे लोगों से कि डॉक्टर अंबेडकर का कहा हुआ तमाचा हमारे मुंह पे है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये धोखा आज दिन तक जारी है। सुबह शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि जो समाज है वो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है, और तुम जो हो वो पढ़े लिखे होकर के, सक्षम होकर के, अरे आज मैं कहीं भी रहूं, मेरी इतनी ताकत है कि मेरे बच्चों को नौकर रख सके, उनकी रोटियां मैं बनवा सकती हूँ, उनको हर एक की जरूरत पूरी कर सकती हूँ, तो क्या मैं वहां रहूंगी तो ही उनकी माँ है क्या ये समाज क्या मेरी संतान के समान नहीं है? क्या आप लोग मेरे बड़े और छोटे भाई नहीं हो? तो अपने पेट से जन्मे हुए को ही केवल परिवार नहीं मानना है। जब तक हमारी ये तुच्छ भावना हम खत्म नहीं कर देंगे, हम दूसरों को उलाहना देने के लायक नहीं है कि कोई हमारे अधिकार छीन रहा है, कोई ये कर रहा है। आज हमारी दुर्गति का जो कोई कारण है तो वो हम हैं। इसलिए हम लोगों को आज इस पवित्र दिन के ऊपर पूरी दुनिया इस दिन को मना रही है, कुछ तो प्रतिज्ञा कीजिए, कुछ तो प्रण कीजिए। आप लोग कहीं जाते हो स्नान करने के लिए और करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, वहां कहते हो अब यहाँ मैं ये चीज छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये चीज छोड़ने जा रहा हूँ, ये मैं नहीं खाऊंगा। अरे तुम्हें आज तुम्हारे अधिकारों के लिए प्रण लेने की जरूरत है। आज तुम्हारी बेटियां जिनके साथ अन्याय होता है, आज तुम्हारे बच्चे जिनके साथ में अन्याय होता है, अन्याय केवल गला काटना ही नहीं है, उनके हक अधिकारों से वंचित करना भी एक तरह की हत्या ही है। तो वो जिस प्रकार का सब कुछ हो रहा है और आप लोग अगर खामोशी से उन चीजों को सुनते हो और बर्दाश्त करते हो, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े गुस्से के साथ ये कह रही हूँ कि तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून खून नहीं कीचड़ बन चुका है। इसलिए अपने आप की ताकत को पहचान करके और समाज के लिए लड़ना और संघर्ष करना सीखो। हम किसी दूसरे के अधिकार नहीं छीनते क्योंकि हम समानतावादी लोग हैं। हम किसी की स्वतंत्रता को नहीं छोड़ते क्योंकि हम सद्भाव और गुरुओं के शिष्य हैं। लेकिन हम हमारे अधिकारों को किसी भी सूरत में उन पर की जाने वाली टीका टिप्पणियां और उनकी बार बार करने वाली बातें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो चिंगारी जिस तरह से धीरे धीरे हम चारों ओर फैल रही है, अगर हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया जाएगा तो ये चिंगारी है वो भस्म कर देगी एक दिन, ये मेरा वादा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।